Hello, super students. Assalamu alaikum. In this video, I'm going to explain SLO based एग्ज़ाम केमिस्ट्री का कैसे सॉल्व करना है। ये जो वीडियो है इट्स बेस्ड ऑन जो बोर्ड्स की ऑफिशियल SLO गाइड है उसके ऊपर बेस्ड है, जो उन्होंने एक ऑफिशियल आपको गाइड दी कि केमिस्ट्री के पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और आपने इस तरह से उनके जवाब देने हैं। बेसिकली बोर्ड वाले आपसे 3 चीज़ें चेक करते हैं, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन की। जो केमिस्ट्री की नॉलेज है वो आपके पास कितनी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग कितनी है और क्या आप केमिस्ट्री के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी उसकी थियरीज़ वगैरह हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको रियल लाइफ में या किसी भी डिफरेंट सिचुएशंस में उनको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और इन तीनों चीज़ों को चेक करने के लिए वो आपसे डिफरेंट कमांड वर्ड्स के क्वेश्चंस पूछते हैं। वो क्या होते हैं, हम नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड जो उन्होंने दिया है वो है कैलकुलेट, कि आपसे जो है वो कुछ चीज़ें कैलकुलेट करवाते हैं। अब ये केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ऑब्वियसली वो होंगे, इसमें लिखा हुआ है उन्होंने, इज़ यूज्ड व्हेन अ न्यूमेरिकल आंसर इज़ रिक्वायर्ड। तो जिस क्वेश्चन में कैलकुलेट लिखा होगा इट मीन्स कि आपने उसका न्यूमेरिकल आंसर देना है, और स्पेशली वेयर 2 और मोर स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड, आपने स्टेप वाइज उसके अंदर आंसर अपना कंप्लीट देखना है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल क्वेश्चन आपके पास आता है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो आपने उसके फिर जो जवाब में सिर्फ उसकी जो न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है उसको लिखना है। नंबर सेकंड कमांड वर्ड जो उन्होंने दिया है दैट इज़ क्लासीफाई। अब क्लासीफाई क्या होता है कि इसमें आपने जो भी डिफरेंट एंटिटीज़ होती हैं, जो भी हमारे पास आ रहे हैं हम आगे आके देखते हैं वो किस बेस, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है क्लासीफाई का, तो जिन चीज़ों की उन्होंने क्लासिफिकेशन पूछी हुई है आपने स्टेट अ बेसिस फॉर कैटेगराइजेशन, पहले आपने बताना है कि इनको किस बेस के ऊपर कैटेगराइज किया गया है, मतलब आपने स्टेट मीनिंग स्टेटमेंट लिख कर देनी है उनको, एंड ऑफ रिलेटेड टाइटीज एंड असाइन एग्जाम्पल टू कैटेगरीज, और फिर उन कैटेगरीज की आपने एग्जाम्पल भी देनी है। सैम्पल क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सैम्पल क्वेश्चन में आपको दे सकते हैं क्लासीफाई एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अब यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो आपने लिखना है, राइट अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाई दे आर क्लासिफाइड, कि इन तीनों को हमने अलग अलग क्लासिफिकेशंस हमने क्यों की है, किस बेस के ऊपर की हुई है, एंड प्लस एग्जाम्पल्स, और फिर हमने एग्जाम्पल देनी है कि मेटल्स कौन से हैं, मेटलॉइड कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं। दिस इज हाउ वी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज कंपेयर। अब कंपेयर में क्या होता है कि आपसे पूछते हैं, लिस्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू एंटिटीज आइडेंटिफाइंग देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। एंटिटीज का मतलब ये है कि जो दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, जो दो चीज़ें आपसे पूछी जा रही होंगी। अब कंपेयर में आपने नोटिस करना है कि उन्होंने कहा है कि हमें लिस्ट देनी है, ठीक है, हमें पैराग्राफ में नहीं आपने बातें लिख के देनी है, हमने आपने हमें लिस्ट देनी है आंसर के अंदर, और आपने सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताने हैं। तो जब कंपैरिजन करना है आपने सिमिलैरिटीज़ को भी देखना है, डिफरेंसेस को भी देखना है। अब जैसे वो कंपेयर, उन्होंने कहा है कि कंपेयर आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, तो आपने इस तरीके से आप लिस्ट भी बना सकते हो, टेबल भी बना सकते हो। एक पिक्चर थी मैंने लगा दी कि आपने कोवलेंट बॉन्ड की डिफरेंसेस भी बता दी और उनकी जो सिमिलैरिटीज़ थी वो भी बता दी हैं। नेक्स्ट कमांड वर्ड इज डिफाइन द टर्म और डिफाइन द टर्म्स। आपसे वो किसी एक टर्म को डिफाइन करने में पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। ओनली अ फॉर्मल स्टेटमेंट और इक्विवेलेंट पैराफ्रेज इज रिक्वायर्ड। आपने या तो जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उस चीज़ की, जो एक स्टेटमेंट है वो देनी है, या इक्विवेलेंट पैराफ्रेज, यानी आप खुद से अपने वर्ड्स में भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन वो एक्यूरेट होना चाहिए। ऑब्वियसली एग्जाम्पल्स देने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, जब वो आपसे पूछते हैं आपको फुल मार्क्स इसके ऊपर मिल जाएंगे। बट येस, हम जो स्टूडेंट्स होते हैं एग्जाम्पल छोटी सी कोई लिख देते हैं जस्ट टू इंश्योर कि उनका कोई मार्क ना कटे, सो दैट्स ओके। बट रिक्वायरमेंट से फॉर्मल स्टेटमेंट की है। फॉर एग्जाम्पल डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो आपने ये उसकी डेफिनेशन दी और उससे रेलिवेंट अगर कोई फॉर्मूला इक्वेशन है तो आपने वो लिख दी, दैट्स गोइंग टू बी इनफ। नेक्स्ट केमिस्ट्री के पेपर में आपका क्वेश्चन आ सकता है डिमॉन्स्ट्रेट का। अब डिमॉन्स्ट्रेट का जब क्वेश्चन आएगा तो उसका क्या मतलब है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। इट इम्प्लाइज दैट द कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू शो, आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट हाउ वन थिंग इज रिलेटेड टू अनदर, कि एक चीज़ किसी दूसरे चीज़ के साथ, एक फिनोमेना किसी दूसरे फिनोमेना के साथ कैसे रिलेट कर रहा है। यूजुअली इट इज़ अ रेफरेंस टू थ्योरी बट समटाइम्स इट इज़ फिजिकल मैनिपुलेशन और एक्सपेरिमेंट। अब वो आपसे किसी थ्योरी के बेस में पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे रिलेट करती हैं, या फिर वो आपसे कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह का पूछ सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट यानी आपने उनको करके दिखाना है। जब करके दिखाने की बात होती है, शो का वर्ड होता है, डिमॉन्स्ट्रेट का वर्ड होता है, इट मीन्स कि आपने डायग्राम्स बनानी है, इट मीन्स कि आपने कोई ना कोई चीज़ प्रूव करके देनी है, आपने उनको दिखाना है। सो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ सकता है, डिमॉन्स्ट्रेट हाउ द मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज कैलकुलेटेड एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब इसमें ये है कि आपने फर्स्ट के ऊपर आप देखें, फर्स्ट अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ
उसका जो ये प्रॉपर इसकी डेमोंस्ट्रेशन है, जो उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, प्रूफ है, आपने बस उसको मेंशन कर देना है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते एक्सप्लेन भी है, तो इसके साथ फिर आपने सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब। डिस्क्राइब का वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने कह के बताया कि टू स्टेट इन वर्ड्स, आपने वर्ड्स में लिखना है यूजिंग डायग्राम्स, जहाँ पे डायग्राम की जरूरत हो कि आपने डायग्राम भी बनानी है, द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक। अगर आपसे कहते हैं कि डिस्क्राइब कोई भी आगे केमिकल रिएक्शन, डिस्क्राइब आई डोंट नो कोई भी आप कर सकते हैं, कोई भी केमिस्ट्री की टर्म है, तो इसका मतलब है आपने वर्ड्स में उसको लिखना है, पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है। इट इज़ ऑफन यूज विद रेफरेंस ईदर टू पर्टिकुलर फिनोमेना और टू पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट्स, यानी किसी भी वो आपको खुद बता देंगे कि आपने इसको डिस्क्राइब करो, कोई फिनोमेना आपसे पूछेंगे या कोई एक्सपेरिमेंट पूछेंगे। ये जो वर्ड्स होते हैं टू स्टेट इन वर्ड्स में जो डायग्राम्स होती हैं, तो यहाँ पे आपकी अगर कोई विजुअल ऑब्जर्वेशन भी है, कोई एक्सपेरिमेंट है केमिस्ट्री का जो आके आप लिख के उनको बताएंगे, तो वो भी दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल समझाती हूँ। डिस्क्राइब द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब उन्होंने कहा डिस्क्राइब मुझे करो कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैसे होता है। तो आपकी बुक्स में अब आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देनी है, स्टेट भी करना है, लिखना भी है, और आपने की विजुअल एक्सप्रेशन जो उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उस पूरे प्रोसीजर की मैन्युफैक्चर की, वो भी आपने बनाकर देनी है। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम। Next is determine. This often implies the quantity concerned cannot be measured directly by is obtained by calculation. तो आपने कैलकुलेशन को माइंड में रखना है। मोस्टली आपसे कुछ पूछा जाता है जिसकी क्वांटिटी हमें नहीं पता होती और आपने कोई फॉर्मूलाज को इक्वेशंस को बैलेंस करके कुछ निकालना होता है। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूटिंग मेजर्ड और नोन वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटीज इनटू अ स्टैंडर्ड फार्मूला। सो फार्मूला कैलकुलेशन यानी प्रूफ्स देने हैं। फॉर एग्जांपल अब उन्होंने कहा डिटर्मिन द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड विद गिवन मास परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स। सो आपसे किसी भी एम्पिरिकल फार्मूलाज पूछ सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो ये क्वेश्चन का सैम्पल मैंने आपको दे दिया, जैसे वनीडियम ऑक्साइड है उसका पूछ सकते हैं कि भाई एटॉमिक मासेस निकाल दें इसकी, और ये सारा कुछ करके पता कर लिया व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, उसका एटॉमिक मास इतना है, ब्ला ब्ला। सो ये उन्होंने आपने इस तरीके से उसको कैलकुलेशन और प्रूफ उसका दे दिया, दैट वुड बी इनफ। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट। अच्छा, डिफरेंशिएट में अब टू आइडेंटिफाई दोज करेक्टरिस्टिक्स विच ऑलवेज और समटाइम्स डिस्टिंग्विश बिटवीन टू कैटेगरीज के बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो अगर डिफरेंशिएट आता है तो आपने सिमिलैरिटीज नहीं लिखनी है, और अगर कंपेयर का क्वेश्चन आता है तो आपने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। तो आपने इस तरीके से एक टेबल बना के उनके सारे डिफरेंसेस लिख देना, अगर इक्वेशंस वगैरह जो भी फार्मूलाज होते हैं उनको भी मेंशन कर देना। इसको इस इतनी जो इसकी लेंथ है इस क्वेश्चन की, इतनी जो एक्सप्लेनेशन है, दैट इज मोर देन इनफ। नेक्स्ट इज डिस्कस। अब डिस्कशन में जो उनका कीवर्ड उन्होंने दिया है दैट इज टू गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ द पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन द टॉपिक। क्रिटिकल अकाउंट यानी ये वो आपने जो पॉइंट्स लाजमी मेंशन करने हैं किसी भी टॉपिक के, जो उसके मेन टॉपिक्स होते हैं जिसके बगैर उस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन द इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। अब उन्होंने कहा डिस्कशन करो। अब एसिड रेन की ना फिर हमने हर चीज़ पे बात करनी है, ठीक है। हमने फिर उसकी जो है सॉइल के ऊपर भी बात करनी है, हमने वाटर बॉडीज़ के डैमेज के ऊपर भी बात करनी है, हमने जो है फिर उसकी जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर भी बात करनी है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट्स होती है, यानी इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट पे। और फिर उसके अंदर जो 4 पॉइंट्स थे वो मेंशन कर दिए, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, उस पे बात। इससे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है, और हमने प्रॉपर्ली सारी जो क्रिटिकल तरीके से जो है ना उस चीज़ को एनालाइज करके लिखना है, यानी हर चीज़ को हमने मेंशन करना है कि एसिड रेन से रिलेटेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ में क्या-क्या पॉइंट्स आते हैं वो सारे मेंशन करने। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिटेल्ड आंसर। नेक्स्ट इज ड्रॉ एंड कंस्ट्रक्ट। बहुत सिंपल बात है कि आपने कोई फ्री हैंड स्केच या डायग्राम आपको दी होगी कि वो आपको कहेंगे कि आप उनको बना कर दें। आपने ख्याल रखना है कि आपने प्रोपोर्शंस वगैरह और जो लेबलिंग है उनकी पार्ट्स की वो ठीक रखनी है। फॉर एग्जांपल ड्रॉ द ल्यूविस और लिवाइस स्ट्रक्चर। ल्यूविस ही वर्ड होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये उसका जो है वो फॉर्मूला स्ट्रक्चर जो है वो आपने उसको बनाकर दे दिया। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। एक्सप्लेन। अगेन इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपने एक्सप्लेन करना है रीजनिंग या किसी थ्योरी के बेस्ड के ऊपर जो आपसे पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन वाई ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। तो आपने लॉन्ग डिटेल्ड आंसर देना विद रेफरेंस टू एनी थ्योरी, इसके पीछे जो भी केमिस्ट्री की जो एक्सप्लेनेशन है आपने उसको मेंशन कर दिया। मैंने एग्जाम्पल आंसर यहाँ पे दे दिया। इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेन में आपने सारी चीज़ों को मेंशन करना है, क्वेश्चंस भी आएंगी, सारा कुछ आएगा। कंक्लूजन आपने एंड पे कंक्लूड भी करना है। नेक्स्ट इज फाइंड। अगर आपसे फाइंड का क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स जर्नल टर्म है दैट मे वेरियसली बी इंटरप्रेटेड एज कैलकुलेट, मेजर, डिटर्मिन। अब फाइंड में सारी चीज़ें आती हैं, सॉरी फॉर द टाइपो। कैलकुलेट भी आता है, मेजर भी करेंगे, डिटर्मिन भी करेंगे, ये सारे वर्ड्स की जगह वो फाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो है आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। फाइंड द मास परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मिथेन, तो आपने इस तरीके से
न्यूमेरिकल लिखना होता है, एक्सप्लेन नहीं करना होता। लिस्ट एंड लिस्ट अगेन वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपने नंबर ऑफ पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं, 1 2 3 4 5 करके देना होता है विद नो एलैबोरेशन। उस लिस्ट को आपने एक्सप्लेन नहीं करने बैठ जाना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है तो आपने कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं कि एक एक लाइन लिख देता हूँ, नहीं, टाइम वेस्ट ना क्या करें, जस्ट गिव देम द लिस्ट, द नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। वेयर द नंबर ऑफ पॉइंट्स आर स्पेसिफाइड दिस शुड नॉट बी एक्सीडेड। अगर कोई चीज़ें साथ ही हैं तो उनको साथ ही लिखना है, खुद से बना के आर्ट नहीं लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल इन लिस्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलाइ मेटल्स, तो जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आपने उनको वन बाय वन उनको सिर्फ लिस्ट दे देनी है। नेक्स्ट वी हैव आउटलाइन। सो आउटलाइन में इट इम्प्लाइज ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंसाइज करके लिखना, छोटा करके लिखना, यानी मुकम्मल बात कम वर्ड्स में लिखना। रिस्ट्रिक्टिंग द आंसर टू गिविंग एसेंशियल्स, यानी जो आपका आंसर है आपने उसमें सिर्फ जो ज़रूरी बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो करनी है, एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी है। आउटलाइन द स्टेप्स ऑफ एवर प्रोसेस। अब ये जो एवर प्रोसेस है उसका आउटलाइन, अपने स्टेप्स को आउटलाइन कर दिया, जो भी उसका प्रोसेस होता है, इसको बैठ के एक्सप्लेन नहीं किया, डिटेल आंसर नहीं दिया, सिर्फ आउटलाइन दी एंड दैट वुड बी इनफ। वी हैव प्रिडिक्ट और डिड्यूस। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसका मतलब होता है द कैंडिडेट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आंसर बाय रिकॉल। आपने रट्टा यहाँ पे नहीं लिखना जो आपने रट्टा लगाया था, बट बाय मेकिंग अ लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन अदर पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बल्कि आपने जो क्वेश्चन में भी अगर उन्होंने कोई सिनेरियो दिया हुआ है और बताया हुआ है कि सिनेरियो के आगे क्या होगा, तो उस सिनेरियो को आपने डिटो आंसर में वैसे नहीं लिख देना, आपने खुद से लॉजिकल कनेक्शन बनानी है जो भी उस इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई होगी। Such information may be wholly given in the question, may be depend on the answer extracted in the earlier part of this question. For example, आपके पास ना मोस्टली वो सिनेरियोज दे देते हैं और फिर वो आपसे कहते हैं कि एक सेकंड, वो फिर आपसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल पता नहीं क्या दे सकते हैं कि हमने इन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमने ये सोप क्रिएट किया, उसमें ग्लिसरीन हमने इतनी ऐड की और दूसरे केमिकल्स इतने ऐड किए, तो क्या सोप के अंदर क्या लेवल होगा मॉइस्चर का इसका। लाइक वो आपको कुछ खुद से स्टेटमेंट पे इंफॉर्मेशन देंगे और आपसे उसका जवाब पूछ रहे होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो उसी स्टेटमेंट को दोबारा से ना रिपीट करके लिख देते हैं और आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं करना, आपने उसको सिनेरियो को समझते हुए अपनी एक्सप्लेनेशन देनी है, अपना लॉजिकल कनेक्शन बनाना है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है प्रेडिक्ट और डिड्यूस का, और ये डिड्यूस यानी डिडक्ट करनी होती चीज़ें, तो ये न्यूमेरिकल और इस तरीके से इक्वेशन वाली चीज़ों में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्टेंट्स प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शंस। अब वो कह रहे हैं कि वो आपसे इस तरीके से रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को भी प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। अब ये आपके माइंड में जो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से इनका केमिकल रिएक्शन होता है, तो आप इनको फिर इनके रिजल्ट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप लिख देंगे। सो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। प्रिपेयर में आपने अप्लाइज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी इन विच द चॉइस ऑफ इक्विपमेंट कौन सा लेना है, ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर क्या होना चाहिए, क्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट्स क्या वो होती है, तो ये प्रैक्टिकल में आपका क्वेश्चन आएगा प्रिपेयर का। कुछ भी प्रिपेयर करना होगा, फॉर एग्जांपल प्रिपेयर ऑक्सीजन गैस इन द लैब यूजिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। प्योरीफाई अगेन इज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी। प्रैक्टिकल्स के अंदर आपके इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि अप्लाइज अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी विच कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू अप्लाई एंड अप्रूव मेथोडोलॉजी। को मेथोडोलॉजी आपने लगानी होगी और उससे एक डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल प्योरीफाई इम्प्योर कॉपर सल्फेट यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन, तो क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हुए आपने ये बनाना है। इट्स अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव रिलेट। डिस्क्राइब हाउ थिंग्स डिपेंड अपॉन, फॉलो फ्रॉम और आर पार्ट ऑफ अनदर। कोई सी दो तीन चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं, उन्होंने कहा कि इन सब का आपस में रिलेशन बताओ कि एक दूसरे पे डिपेंड कैसे करी, एक दूसरे को फॉलो करती हैं नहीं करती हैं, एक दूसरे के हिस्सा हैं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है रिलेट द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल। आपसे वो पूछ सकते हैं कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में फॉर एग्जांपल सोडियम है तो वो कहाँ पे होता है, उसका बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। आइडेंटिफाई ट्रेंड्स ऑन पीरियोडिक टेबल की ट्रेंड्स वो आपसे पूछ सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिविटी उसकी कितनी है, रिलेटिव साइजेस से कितना है, तो ये पूरा डिटेल्ड आंसर जो है वो आपको आना चाहिए। सो अगर आपके पास आता है रिलेट का क्वेश्चन, मोस्टली पीरियोडिक टेबल से आ सकता है, या आप देख सकते हैं कि सॉरी मुझे ना केमिस्ट्री बहुत बिल्कुल भी याद नहीं है, तो मुझे जो इसकी एग्जांपल्स मिली थी वो मैंने लिख दी हैं। इसका जो डिटेल्ड आंसर है वो आप खुद भी देख लेंगे कि आपके उसमें पूछ सकते हैं। मोस्टली पीरियोडिक टेबल से आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये पूरा पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट है तो इसका बाकियों के साथ क्या रिलेशनशिप है, या कोई इक्वेशन दे सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला एलिमेंट है उसका क्या रोल है इस पूरी इक्वेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट इज स्टेट।
implies a concise answer. Concise is the key word. छोटा जवाब देना है with little or no supporting argument. आपने एक्स्ट्रा बातें नहीं लिखनी है कि आपने अगर एक चीज़ लिखी, एक स्टेटमेंट दी, तो उसको प्रूव करने के लिए आप साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट लिख रहे हैं, नो. फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आंसर हो सकता है जो कि हम प्रूफ से उसको सॉल्व कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब आपने सिर्फ लॉ को एक्सप्लेन कर देना है, एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें मेंशन नहीं. जो साथ कंडीशंस दी हुई होती है ना, समटाइम्स आपके साथ एक लॉ होता है, एक थियोरी होती है और साथ में 1 2 3 करके कोई कंडीशंस दी होती है, वो नहीं लिखनी. सिंपल उसने एग्जांपल दे दी और एक इक्वेशन दे दी है, दैट इज़ मोर देन इनफ. इट्स गोइंग टू बी अ शॉर्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वी हैव आइडेंटिफाई. नाउ आइडेंटिफाई के साथ ये है डिस्क्राइब विद स्पेसिफिक एग्जांपल्स. आपने एग्जांपल्स ऑफ हाउ गिवन टर्म और कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन डेली लाइफ. अब उन्होंने क्या है कि हो सकता है क्वेश्चन में हम आपको कुछ एग्जांपल्स दें और वो पूछें कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है. इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई 3 वेज इन विच एसिड्स एंड बेसिस आर यूज इन डेली लाइफ प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक एग्जांपल्स फॉर ईच. वो आपसे पूछ सकते हैं कि एसिड्स और बेस हम डेली लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आंसर में आप लिस्ट बना सकते हैं, कोई कॉलम बना सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट पे आंसर भी लिख सकते हैं कि एसिड्स जो हैं वो यहाँ इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं विनेगर में. फॉर एग्जांपल फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स वेयर एसिड्स आर यूज्ड. विनेगर, लेमन जूस, बैटरी एसिड, सोडा. और बेसिस के लिए या फिर आप इस तरह से भी लिख के दे सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लोर. एक्सप्लोर का जो वर्ड है उन्होंने कहा है टू एग्जामिन थॉरोली एंड सिस्टमेटिकली टू बी एबल टू मेक अ स्टेटमेंट अबाउट अ फिनोमिना. एक्सप्लोर का मतलब ये होता है कि हम आप हमें ये बात कर रहे हो फॉर एग्जांपल कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम से बाहर जाते हैं, जब वो ट्रैवल करते हुए तो वो एनर्जी को रिलीज करते हैं. आई डोंट नो इफ इट्स केमिस्ट्री वाइज करेक्ट और नॉट, आई एम जस्ट गिविंग अ स्टेटमेंट. उन्होंने कहा कि ये एक स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट को आपने थॉरली एग्जामिन करना है और सिस्टमेटिकली हम एक्सप्लेन करना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, या आप स्टेटमेंट तक पहुँचे उस फिनोमिना के बारे में तो वो क्या है. एग्जाम्पल से समझ आएगी आपको. फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लोर द फैक्टर्स affecting the rate of chemical reaction and explain how each factor influences the reaction speed. अब उन्होंने कहा है कि हमें सारा मुकम्मल तफसील दो कि एक जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका रेट कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, यानी इसको स्लो कौन करेगा, हाई कौन करेगा, लो कौन करेगा. और एक्सप्लेन ईच फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द रिएक्शन स्पीड. और रिएक्शन स्पीड को जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स जो है करते हैं, रेट करते हैं, उसको इफ इन्फ्लुएंस करते हैं, उन सब के बारे में बताना है. सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिटेल्ड आंसर विद हेडिंग्स फॉर ईच फैक्टर. सो अगर आपके पास एक्सप्लोर का वर्ड आता है, इट्स मोस्टली गोइंग टू बी in the long question section, and you are like supposed to write a long answer. Next is recognize. Now involves looking at given examples and stating what is most probably is. So recognize का मतलब है कि पहचाने, मतलब उन्होंने आपको कोई एग्जाम्पल दिए, कोई स्टेटमेंट दी होगी और आपने उसमें से स्टेटिंग, आपने वर्ड्स में स्टेटमेंट में लिखना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है. फॉर एग्जाम्पल रिकग्नाइज द टाइप ऑफ रिएक्शन व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. तो अब उन्होंने बता दिया कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसे एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, मोस्टली एमसीक्यूज़ आएँगे क्योंकि इसमें आपने बस एक राइट ऑप्शन को पिक करना होता है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना होता, आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं. फॉर एग्जांपल व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर, अगर आपने करेंगे तो आपने उन्होंने आपके पास एमसीक्यूज़ दे दिए और आपने उनको किसी एक को जो है वो टिक कर लेना है कि मैं, ये आपकी नॉलेज की बेस के ऊपर इट्स गोइंग टू बी एमसीक्यूज़. ठीक है, आपने राइट आंसर को रिकॉग्नाइज करना है. नेक्स्ट वी हैव मेजर. मेजरमेंट, कैलकुलेशन बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपने किसी भी की क्वांटिटी एक्सपेक्ट करनी होगी, कुछ डिग्री, कुछ भी क्वालिटेटिव और कुछ भी जो है ना क्वांटिटेटिव होगा. और मेजरमेंट और कैलकुलेशन इसकी कीवर्ड्स हैं, यानी आपने कुछ मेजर करके दिखाना है तो वो अगेन एक न्यूमेरिकल हो सकता है. फॉर एग्जांपल कैलकुलेट द पीएच, एंड इस तरीके से आप फिर एक फॉर्मल जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे. राइट. अच्छा, देखने को ये बहुत सिंपल है, लाइक राइट लिखना है, बट देखिए उन्होंने जो उसको एक्सप्लेन किया, उन्होंने किया कि टू कंस्ट्रक्ट full sentences of continuous prose, not abbreviated text. When they say write about this particular phenomena or write about ionic bonds or write about whatever reaction, जो भी है वो आपसे कुछ कुछ कोई थियोरी पूछते हैं, कोई लॉ पूछते हैं, वो कहते हैं राइट. राइट का मतलब होता है आपने पूरे पूरे पैराग्राफ लिखने हैं, पूरे सेंटेंसेस लिखने हैं, आपने कोई लिस्ट नहीं बनानी या आपने बुलेट्स में उसका आंसर नहीं देने, आपने प्रॉपर पूरे सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन करना है. नॉट एब्रीवेटेड टेक्स्ट, को एब्रीवेशन वगैरह नहीं लिखनी कि छोटे छोटे आप लिख कर आ गए. For example, write a detailed explanation of the importance of periodic table, understanding the properties of element. तो आपने फिर
पीरियोडिक टेबल की इम्पोर्टेंस को लिखना है कि हम कैसे पीरियोडिक टेबल हमारी हेल्प करता है एलिमेंट्स को समझने के लिए। सो लॉन्ग डिटेल्ड आंसर लिखना है, पैराग्राफ्स और हेडिंग्स बनानी है, और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन होगा। नरेट वो आपसे कहेंगे टू राइट डाउन द फैक्ट्स एंड एक्सप्लेनेशन एज गिवन और प्रोवाइडेड इन टेक्स्ट। यहाँ पे आपकी मेमोराइजेशन स्किल यूज होगी कि आपसे वो कुछ पूछ सकते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट है उसको नरेट करें, तो आपने जो एज इट इज़ बुक में लिखा हुआ है आपने वो लिखना है फैक्ट्स और एक्सप्लेनेशन को। फॉर एग्जाम्पल, नरेट द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एज डिस्क्राइब्ड इन योर टेक्स्ट बुक। तो अभी जो क्रूड ऑयल का सारा प्रोसेस था उसको सारे को आपने नरेट करना है, एग्जैक्ट डिटेल्ड आंसर आपने जो बुक में लिखा है उसको लिखना है। सो अगेन यहाँ से भी बात पता लग जाती है कि जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने भी इस किस्म के केमिस्ट्री के अंदर आपकी बुक के अंदर प्रोसेस हैं, उनको आपको नरेट का क्वेश्चन आ सकता है। 26 पे वी हैव शो। अब शो का मतलब ये होता है कि डिमॉन्स्ट्रेट विद एविडेंस। कुछ भी आपने उन्होंने आपसे पूछा है, उनको साथ में उसका एविडेंस चाहिए। वो एविडेंस आपको इक्वेशन हो सकती है, वो एविडेंस कोई प्रूफ हो सकता है, वो कोई न्यूमेरिकल कोई कैलकुलेशन हो सकती है, कोई डायग्राम हो सकती है, किसी तरीके से आपने उनको करके वो चीज़ दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, शो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट यूजिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट का जो कोई करके दिखाना है जिसमें रिएक्शन रेट पे टेम्परेचर का असर बताना है। तो आपने टेक्स्ट भी लिखना है और आपने उसका जो डायग्राम है ये वाली ये भी साथ बनानी है। तो जब शो का वर्ड आएगा इट मीन्स टेक्स्ट प्लस द प्रूफ विच कैन बी डायग्राम और एनी कैलकुलेशन। Last, we have recall to bring back to mind and write down as it is given in the text you have already memorized. Recall में again अगर आपसे कुछ पूछते हैं that means कि वो आपसे is it is as it is जो भी लिखा हुआ है वो पूछ रहे हैं। Mostly जो है होता है यहाँ पे वो scientific processes या theories या definitions पूछ रहे होते हैं। वो यहाँ पर रिकॉल वही चीज़ करवाएंगे जिसका सब बच्चे एक ही स्टेटमेंट में एग्जैक्ट जवाब दे सकते हैं। अगर हर बच्चा आयोनिक बॉन्ड की अगर वो कहते हैं कि रिकॉल आयोनिक बॉन्ड या रिकॉल एटॉमिक थ्योरी, तो एटॉमिक थ्योरी की जो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी जैसे न्यूटन्स लॉ है फिजिक्स के अंदर उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है? तो वो वही रहेगी और सब बच्चे फिर एग्जैक्ट वही बुक वाली चीज़ ही लिखेंगे। उसको मार्क करना भी ईजी होता है। वो आपसे कुछ भी इस तरह का रिकॉल नहीं करेंगे अगर आप घबरा जाएं कि पता नहीं हमने पूरी बुक याद करके एज इट इज़ लिखनी है, नहीं। रिकॉल का क्वेश्चन हमेशा उन कॉन्सेप्ट्स के लिए उन चीज़ों के लिए आएगा जिनकी स्टेटमेंट सब बच्चे एक जैसी लिख सकते हैं, लाइक साइंटिफिक होगी जो चेंज नहीं होगी हर एक के पास। सो यूज एग्जैक्ट स्टेटमेंट आपने लिखनी है। मोस्टली थ्योरी जो साइंटिफिक प्रोसेस होती है जैसे डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी है उसको आपने एक्सप्लेन कर दिया। नाउ आई हैव सम टिप्स फॉर यू गाइस कि केमिस्ट्री का जो स्पेसिफिकली पेपर है अगर आपने सॉल्व करना है केमिस्ट्री को कैसे मास्टर करना है, तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है ना वो आप कह लें कि एक ऐसा रिसोर्स सेंटर है आपका केमिस्ट्री के अंदर कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छे से आता है, आपके उसको ट्रेंड्स पता हैं, आपको जो है वो चीज़ें पता ही जो भी सारी इसमें लिखी हुई हैं, तो फिर आपको लाइक आपको लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम आप किसी भी एंगल से जो है ना वो पढ़ सकते हैं पीरियोडिक टेबल, और आपको हिफ्ज़ हुआ हुआ है और आपको जो है ना उसको पानी की तरह आपको आता है, ठीक है? पी लिया आपने उसको याद करके, तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत हलवा हो जाती है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस मौजूद हैं जो कि पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन कर रही हैं। कुछ मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने पीरियोडिक टेबल को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा, केमिस्ट्री बहुत बोरिंग हो जाती है अगर आप उन्हीं उसी की दुनिया में रहें और उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते रहें। अगर आप अपनी थियरीज़ को या जो भी आप केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़ें उनको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ रिलेट करें तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल एसिड्स हैं तो वो आप फूड में देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, रस्टिंग अपने इर्द-गिर्द देखें और आप उसको लेबल करें कि अच्छा यहाँ पे ये केमिकल प्रोसेस हो रहा है। बैटरीज़ हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। सो फ़ौरन से अपने इर्द-गिर्द ये अपनी प्रैक्टिस बना लें कि आपने जो रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल्स हैं उनके अंदर केमिस्ट्री को नोटिस करना शुरू कर दें। मेडिसिन्स हैं तो पता हो यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फूड में कुकिंग के दौरान में आपको पता हो यहाँ पे ये केमिकल चीज़ें पीछे बैकग्राउंड पे ये हो रही हैं। तो जब आप केमिस्ट्री को अपने एवरीडे लाइफ़ में देखना शुरू कर देंगे तो फिर आपको केमिस्ट्री बोरिंग नहीं लगेगी। नंबर 3 इज़ फोकस ऑन रिएक्शन मैकेनिज़्म एंड इक्वेशंस। न्यूमेरिकल से आपके मार्क्स बहुत अच्छे से क्योर हो जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल सही आता है, आपने लिख दिया, एक्सप्लेनेशन में बहुत लंबा टाइम लगता है। न्यूमेरिकल्स अपने स्ट्रॉन्ग करें और अपनी जो केमिकल जो इक्वेशंस होते हैं, उनको कैसे बैलेंस करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, रिएक्शंस कैसे होते हैं। यू नो मेमोराइज़िंग की जगह रट्टे लगाने की बजाय अगर आप उसकी असल में उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो फिर आपको बेशक
एग्जैक्ट बुक वाला क्वेश्चन ना भी आए, कोई दूसरा भी आए, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। और फिर अगर आप इस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो फिर आपके जो आगे एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं, जितने भी आपके इस तरह की एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, उसमें आपके केमिस्ट्री के मार्क्स बहुत ज़बरदस्त आएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू गाइज. Always study like a super student. I have created another set of videos on study systems कि actually में study कैसे करनी है, revise कैसे करना है, वो भी देख सकते हैं. Next I'm going to upload about bio का शायद SLO scheme में मैं कर दूँ post. So check out that video as well if you're a science student. So chemistry, physics और bio तीनों videos जो हैं वो अपलोड हो जाएंगी. फिजिक्स की हुई है, केमिस्ट्री की हो गई और उसके बाद बायो की अपलोड हो जाएगी. सो मेक श्योर यू वॉच दैट next video as well, and good luck for your exams.